आर्या श्रीमती दुलारी सिंह कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी छात्रों एवं स्वजनों का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको DLED 4th सेमेस्टर में पेपर सेकंड शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट पर हम चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने भौतिक संसाधनों का प्रबंधन के अंतर्गत शैक्षिक उपकरण के बारे में अध्ययन किया था। आज हम भौतिक संसाधनों के प्रबंधन के अंतर्गत ही विद्यालय स्वच्छता, शौचालय एवं पेयजल व्यवस्था इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और जो भी बातें आपको न समझ में आएँ वो कमेंट के माध्यम से आप दर्शाएं और साथ साथ लेक्चर के साथ साथ आप नोट्स भी अपना जो है वो प्रिपेयर करते रहें, जिससे कि आगामी परीक्षाओं में ये आपके लिए हेल्पफुल हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले विद्यालय स्वच्छता, स्कूल सैनिटेशन, इसको देखते हैं। स्कूल सैनिटेशन क्या होता है? जैसा आपको पता है कि विद्यालय में शिक्षा प्रदान करने के साथ साथ विद्यालय में स्वच्छता भी बहुत आवश्यक होता है। स्वच्छता जो होता है वो बालक के जीवन का एक अनिवार्य गुण है और बालक को अपने घर के साथ साथ अपने विद्यालय में भी स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो विद्यालय स्वच्छता के लिए हमको कुछ निम्नलिखित बातों पर ध्यान रखना चाहिए, जिसमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो विद्यालय की दीवारों को साफ करना चाहिए, जिससे उन पर धूल तथा जाले आदि न रहे। दूसरा, सफाई के साथ सभी खिड़कियां एवं दरवाजे खोल देने चाहिए, जिससे धूल उड़कर इधर उधर की वस्तुओं पर न जमे, क्योंकि धूल का फेफड़ों में प्रवेश करना स्वास्थ्य के लिए हानिप्रद होता है।
अगला देखिए, विद्यालय में पानी के बहाव के लिए नालियों का उचित प्रबंध किया जाना चाहिए, जिससे यह पानी विद्यालय में एकत्रित ना हो सके। एकत्रित पानी से अनेक बीमारियां उत्पन्न होती हैं, जिससे बच्चे बीमार हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा देखिए तो सबसे ज़्यादा जो है पानी जमाव से मच्छर अत्यधिक जो है वो उत्पन्न होते हैं, और मच्छरों के काटने से कई प्रकार का रोग जो है वो उत्पन्न होता है, जिसमें मलेरिया है, और आजकल तो बहुत सारे रोग, चिकनगुनिया, मलेरिया, इस तरीके से टाइफाइड का रोग जो है पकड़ लेता है, तो काफ़ी जो है समस्या का सामना करना पड़ता है। तो प्रयास यही रखना चाहिए कि विद्यालय में जो है वो पानी जो है वो स्टोर ना होने पाए, और प्रयास तो यहाँ पर रहना चाहिए कि आसपास भी, विद्यालय के आसपास भी पानी का जल भराव ना हो तो ज़्यादा अच्छा है। इसके बाद में चौथा आता है कि विद्यालय में सफाई कर्मचारियों द्वारा निरंतर सफाई की जा रही है अथवा नहीं, इसका भी निरीक्षण किया जाना चाहिए, जिससे वह रोगों से दूर रह सके। अब विद्यालय में सफाई कर्मचारी तो नियुक्त कर दिए जाते हैं प्रबंधन द्वारा, लेकिन जब वो लापरवाही करते हैं, सही तरीके से साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते हैं, तो गंदगियाँ उत्पन्न होती हैं, जिससे स्कूल में छात्र आने पर वो उससे संक्रमित हो सकते हैं। इसके बाद आता है छात्रों की व्यक्तिगत स्वच्छता का भी समय समय पर निरीक्षण किया जाना चाहिए। कौन सा छात्र स्वच्छता का ध्यान दे रहा है, नहीं दे रहा है, कपड़े वगैरह साफ सफाई से पहन रहा है, नहीं पहन रहा है, इस बात का भी ध्यान जो है वो विद्यालय में जो संबंधित अध्यापक हैं या कर्मचारी हैं, उनको जो है इसका बराबर जो है वो निरीक्षण करते रहना चाहिए, जिससे कि बालक को जो है बीमारियों से बचाया जा सके। छठा है, बालक जब अपनी कक्षा में डेस्क पर बैठे, सिटिंग तो यह देख ले कि डेस्क पर धूल तो नहीं है। यदि धूल हो तो उसे चपरासी या जो सफाई कर्मी जो नियुक्त है, और या वह स्वयं के द्वारा साफ किया जाना चाहिए। छात्र उसको जो है डस्ट को जो है स्वयं साफ सफाई करे। यदि वहाँ पे सफाई कर्मचारी या जो प्यून है यदि उपलब्ध नहीं है, तो इसकी व्यवस्था जो है वो खुद से करे तो ज़्यादा बेहतर है। इसके बाद में भी कुछ पॉइंट विद्यालय की स्वच्छता के लिए दिए जा सकते हैं। यदि
संभव हो सके तो विद्यालय में पर्याप्त मात्रा में वृक्ष लगाना चाहिए, जिससे प्राकृतिक जो सुंदरता होती है वह सुंदरता मिले और साथ ही साथ हमें जो है शुद्ध वायु भी प्राप्त हो और पर्यावरण भी अच्छा बन सके। तो यह चाहिए कि विद्यालय में जो है अधिक से अधिक खाली रिक्त स्थानों पर वृक्ष का रोपण हो और विद्यालय से जुड़े सभी व्यक्ति जो भी व्यक्ति हैं उनको स्वच्छता के विषय में जागरूक किया जाए, जिससे कि खास करके जो 4th क्लास कर्मचारी होते हैं उनको जो है इस विषय पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए। और शिक्षण करते वक्त कक्षा में जो भी दरवाजे या खिड़कियां हैं उन दरवाजों और खिड़कियों को जो है वो खोल देना चाहिए, जिससे कि कक्षा में जो है शुद्ध वायु प्रवेश कर सके। इसके बाद में अध्यापक द्वारा जो है वो विद्यालय में समय समय पर स्वच्छता, जागरूकता, इससे संबंधित जो कार्यक्रम हैं उन कार्यक्रमों को आयोजित करना चाहिए और बालकों को स्वच्छता से संबंधित प्रोजेक्ट जो वर्क है वो वर्क देना चाहिए, जिससे कि छात्रों के मन में स्वच्छता की जो भावना है वह भावना पनप सके। इसके बाद में भौतिक संसाधनों के अंतर्गत विद्यालय में शौचालय आता है। आइए देखते हैं विद्यालय में शौचालय के द्वारा व्यक्ति की प्राकृतिक आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। इसलिए विद्यालय में पर्याप्त मात्रा में शौचालयों का होना आवश्यक होता है और यह भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि यदि विद्यालय में सह शिक्षा है तो बालक एवं बालिकाओं तथा शिक्षकों के लिए शौचालय अलग अलग ही होने चाहिए और शौचालय के निर्माण का एक निश्चित जो है वो स्थान होना चाहिए। जैसे विद्यालय के एक कोने में होना, विद्यालय की बाहरी दीवार से लगे होना, अथवा विद्यालय में शैक्षणिक तथा प्रशासनिक विभागों से दूर स्थापित होना चाहिए।
लेकिन आज इन शौचालयों का प्रत्येक विभाग के अंतर्गत भी शौचालयों का निर्माण कराया जाता है, जिससे कि इसका प्रयोग करने वाले जो लोग ही उनको अत्यधिक दूर न जाना पड़े। लेकिन यह सही नहीं है। शौचालय को हमेशा जो है वो दूर ही बनवाना चाहिए, जिससे कि इसके अंदर जो दुर्गंध होता है, गंदगी होती है, वो विद्यालय में ना फैले। शौचालय निर्माण करा लेना विद्यालय का कार्यपूर्ण वहीं पर समाप्त नहीं हो जाता है। अब इन शौचालयों के लिए सफाई हेतु सफाई के जो कर्मचारी हैं उनकी जो नियुक्ति है वो आवश्यक रूप से की जानी चाहिए, जिससे कि वह जो कर्मचारी है वह दिन प्रतिदिन शौचालय की सफाई कर सके और विद्यालय में दुर्गंध, गंदगी, इन सब से विद्यालय को बचाया जा सके। शौचालय का जो फर्श हो वह ज्यादा चिकना नहीं होना चाहिए। शौचालय हो या मूत्रालय हो, उसमें टाइल्स का लगा होना चाहिए और शौचालय का सफाई करते समय या धुलाई करते समय फिनाइल का जो प्रयोग है वो आवश्यक किया जाना चाहिए। फिनाइल इसका प्रयोग जो है वो अवश्य करना चाहिए और छात्रों को भी इस बात का प्रशिक्षण देना चाहिए कि वे शौचालय का प्रयोग करने के बाद साबुन से अपने हाथ को अवश्य रूप से धोएं, साफ करें और शौचालयों का निरीक्षण जो है वह समय समय पर किया जाना चाहिए, क्योंकि निरीक्षण करने से ही पता चलेगा कि शौचालय में साफ सफाई की व्यवस्था या जो फर्श हैं, जो टाइल्स हैं, वो किस प्रकार से हैं, तो उनमें जो भी कमियां हैं उनको दुरुस्त किया जा सकता है। तो इसलिए जो है निरीक्षण मस्ट हो जाता है। अब आगे हम देखते हैं विद्यालय में
पेयजल व्यवस्था, ड्रिंकिंग वाटर अरेंजमेंट, भूख प्यास व्यक्ति की प्राथमिक आवश्यकताओं में आती है। विद्यालय में भूख मिटाने के लिए बालक स्वयं प्रयास करते हैं और पानी की व्यवस्था विद्यालय में ही की जाती है। यह बात दूसरी है कि आजकल बालक अपने साथ खाना एवं पानी दोनों ही साथ लेकर के चलते हैं, फिर भी विद्यालय में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था का होना आवश्यक है। पेयजल की व्यवस्था को वातावरण के अनुकूल रखा जाए तो उचित होगा, क्योंकि गर्मी में ठंडा पानी पीना अत्यधिक पसंद किया जाता है, जबकि सर्दी में थोड़ा गर्म या सामान्य पानी का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार विद्यालय में पानी की व्यवस्था मौसम के अनुसार की जानी चाहिए और यदि संभव हो तो छात्रों को ताजा पानी प्रदान किया जाना चाहिए और यदि ऐसा संभव न हो तो जहां पर भी पीने के पानी को एकत्रित किया जाता है वहां पर उस स्थान पर स्वच्छता का विशेष ध्यान देना चाहिए। छात्रों को जहां पर वो पानी पीते हैं तो जिस जगह पर स्टोर पानी का स्टोर हुआ है विद्यालय में, उसको हमेशा ढक करके रखा जाना चाहिए, जिससे कि उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी गंदा पदार्थ या पानी में गंदगी जो है वो ना फैले। अधिक देर से रखे पानी को जो है वो प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। यदि विद्यालय में पता लगा कि 1-2 दिन का अवकाश पड़ा है तो पानी का नित्य दिन जब विद्यालय खोले तो उसमें से स्टोर पानी को गिराना चाहिए और फिर उसमें से ताज़ा जल जो है वो भरा जाना चाहिए। छात्रों को पानी पीने के लिए ग्लास वगैरह जो भी कुछ है उसका प्रबंध अवश्य रूप से होना चाहिए और जो बचा हुआ पानी है उसके लिए भी एक ऐसा रास्ता होना चाहिए जिससे कि पानी जो है वो बाहर गिरा सके या बाहर उसको निकाला जा सके।
और पानी के पीने की व्यवस्था जो है वो ऐसे स्थान पर की जानी चाहिए जहाँ अत्यधिक स्वच्छता हो, जैसे कि शौचालय के आसपास पीने के पानी की व्यवस्था जो है वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अशुद्ध पानी का सेवन करने से छात्र बीमार पड़ सकते हैं, जिससे कि उनके अंदर कई प्रकार के रोग, हैजा हुआ, पेचिश, मोतीझरा और आंतरिक शोथ, इस प्रकार के रोग जो हैं वो उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए पीने के जो पानी है उनकी शुद्धता का अत्यधिक जो है वो ध्यान रखना चाहिए और पानी स्वच्छ रहे, इसके लिए जो है छात्रों को भी जागरूक जो है वो किया जाना चाहिए। तो आज हमने आपको भौतिक संसाधनों के प्रबंधन के अंतर्गत विद्यालय स्वच्छता, शौचालय और पेयजल व्यवस्था के बारे में बताया। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अगले वीडियो में हम नए चैप्टर में मानवीय संसाधनों का प्रबंधन, जिसके अंतर्गत शिक्षक, छात्र एवं समुदाय, जिसको कि हम मानवीय संसाधन के रूप में अध्ययन करेंगे। तो मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में मानवीय संसाधनों का प्रबंधन लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद।